हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह नेम से पता लग रहा है, जॉइंट का मतलब दो होता है या फिर इकट्ठी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक वेरिएबल होता था, एक ही वेरिएबल होता था और उसी की हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे। जिस तरह हमने कह दिया कि अगर सिंगल कॉइन को हम टॉस करें, कॉइन टॉस करें तो या तो हमारे पास हेड आता है या फिर टेल आता है। ठीक है, अगर हम x को कह दें कि x एक वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ हेड्स को, नंबर ऑफ हेड्स को, तो आपको पता है जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ भी सकता है, अगर आ जाए तो x को हम 1 लिख देंगे क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है, अगर ना आए तो x को 0 लिख देंगे। इसी तरह से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन हेड जो है वो हमारे पास अकर करता है तो एक ही उसमें पॉसिबल आउटकम होती है जिसमें हेड आता है ओवर 2 टोटल आ जाती है। 0 का मतलब ये है कि वो आउटकम जिसमें हेड नहीं है तो वो भी एक ही होती है, 1/2 आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है अगर दो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं या फिर दो डाइस को रोल करते हैं तो उसमें जो आउटकम्स होती हैं वो 36 होती हैं, 36 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, सैम्पल पॉइंट्स आते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड सो ऑन आ गया, फिर 2 के साथ सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं। अब अगर हम x को डिनोट करें कि x जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो डाइस पे सम को डिनोट करता है। सम को डिनोट करने का क्या मतलब है कि इन दोनों को ऐड कर दें, आपको पता है ये 2 आता है, इन दोनों को ऐड कर दें 3 आता है, इन दोनों को ऐड कर दें 4 आता है, इन दोनों को ऐड कर दें 5 आता है। इसी तरह से अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 3 आता है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इट मीन्स हमने रेपिटेशन तो नहीं करनी, तो आपने सबके सम कर लेने हैं, फिर उनको x को लिख लेना है बारी बारी। सम ऑन डाइस का मतलब यह है कि सम 2 आ सकता है, 1 नहीं आएगा, मिनिमम 2 ही आ सकता है क्योंकि 1, 0 वाला कोई भी पेयर नहीं बनता। इसी तरह से 3 आपने लिख लेना है, 4 लिख लेना है, 5 लिख लेना है, जितने भी आपके पास ये पॉसिबल सम्स होंगे वो लिख लेने हैं, फिर उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो तमाम इवेंट्स जिनके सम 2 हैं वो ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस जो कि 36 होते हैं, इस तरह से इन सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। y किसको डिनोट कर रहा है, अब अगर हम y को देखें तो y डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट ऑन डाइस के, डाइस पे जो एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनकी प्रोडक्ट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है। इसी तरह से जितने भी आपके पास सैम्पल पॉइंट्स होंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर x को जो है अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर लिख लेना है, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस तरह से हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अभी तो जस्ट हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 7 वाइट बॉल्स हैं, इसमें x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स को और y डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स को, z डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को। इससे पहले जितनी हमने एग्जांपल्स की थी वो थी हमारे पास यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस की। यूनिवेरिएट, यूनि का मतलब एक ही वेरिएबल है, यूनिवेरिएट। अगर 2 वेरिएबल्स हों तो उसको कहते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाई का मतलब 2। अगर 3 वेरिएबल्स हों जिस तरह से इस एग्जांपल में हमने देखा तो इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जितने वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नेम आ जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, आपके कोर्स कंटेंट का ये पार्ट भी है। तो बाईवेरिएट की ये डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 2 वेरिएबल्स, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जस्ट 2 वेरिएबल्स हों उसको हम क्या कहते हैं, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीवेरिएट की डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मोर देन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस तरह से हमने सिंगल यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाती है और सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हमने देखा था
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ पी ऑफ एक्स कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें हमेशा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स होंगे। इट मीन्स अगर आप समीशन लें तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को हम एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ये सेम बात होती है। अब ये x और y है, मीन्स इन दोनों की बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों पे इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर जितनी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उन सबका सम जो होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। i की जो वेरिएशन है, ज़रूरी तो नहीं i जो है वो सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को डिनोट करे। जिस तरह अभी हमने कहा था कि x जो है वो रेड बॉल्स को डिनोट कर रहा है अगर रेड बॉल्स 3 हैं, y जो है वो ग्रीन बॉल्स को डिनोट कर रहा है अगर ग्रीन बॉल्स 5 हैं, तो x की वेरिएशन कुछ और होगी और y की जो वेरिएशन होगी कुछ और होगी। इसी तरह से इंडेक्सेस हमने इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लिए हैं। ये एक आध हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये किसके इक्वल होती है? सिंपली जो आपके पास ये अंदर ये x प्लस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आपने लिख लेना है। आपको पता है x और y की वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस भी दे देनी है। उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है, जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको कहते हैं ई को कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जो भी अंदर लिखा होगा। अगर x है तो सिंपली आपने x लिख लेना है और उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उससे मल्टीप्लाई कर देना है और एट द एंड इन सबका समीशन ले लेना है। अब देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो हमने दोनों ये तो एज इट इज़ हमने लिख दिया और उसके बाद दोनों वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और इन सब को ऐड कर लिया, मीन्स आई और जे की जितनी पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो हमने दे दी। ये तो था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में। अगर वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट नहीं होता, इट मीन्स वो कॉन्टीन्यूस होगा और कॉन्टीन्यूस में ये वाला समीशन यूज़ नहीं होता बल्कि ये वाला इंटीग्रल यूज़ होता है और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हम लेंगे। अब ये वाला एफ ऑफ एक्स को हम वाई एज इट इज़ आ गया और फर्दर 2 ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसकी जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और डी वाई करेंगे। अगेन ये 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये सेम यही प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो समीशन दूसरा है और प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल होगा। अगर कॉन्टीन्यूस होता है तो इंटीग्रल आ जाएगा और इनकी जो सम है, सम का मतलब कॉन्टीन्यूस के केस में आपको पता है एरिया अंडर द कर्व होता है, तो इसका जो एरिया है वो 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर आप कॉन्टीन्यूस वेरिएबल में फॉर बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें तो ये वाले समीशन जो है ये इंटेग्रल में चेंज हो जाएंगे, x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में डी एक्स डी वाई आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है डिस्क्रीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास डिस्क्रीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है। इस तरीके से लिखने का क्या फ़ायदा होगा कि सारी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी उन सब की आप प्रोबेबिलिटीज़ ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप हो सकता है। सबसे पहले ये स्लैश का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो x की हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो y की हैं। x की जो वेरिएशन है वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ आपने दे दी, n तक हमने ली हुई है या m तक जो भी ली हुई है उसके अकॉर्डिंग दे दी, y की वेरिएशन आपने दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कब? जब x की वैल्यू x1 है और y की वैल्यू y1 है तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x1 y1। आपने कैलकुलेट की हुई होगी तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमने उसको x2 और y1 पे कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा। अगर किसी जगह पे x3 वैल्यू ही 3 तक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही नेक्स्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट देखेंगे जो x वाली वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे आके इनको सबको ऐड करेंगे हम और इसको डिनोट कर देंगे h ऑफ x1 से।
इसको डिनोट करेंगे एच ऑफ एक्स 1 से, और ये एक्स 2 है और इसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे और इसको डिनोट करेंगे एच ऑफ एक्स 2 से। मींस एक्स के लिए जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाना है वो एच है और वाई के लिए जो लगाया है वो जी है। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे वाई की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे और देखें उनके जो सम को जी ऑफ वाई 1 रो वाइज ऐड होंगी, और इसी तरह से ये नेक्स्ट का जो सम है उसको हम जी ऑफ वाई 2 कह देंगे। आपको पता है यहाँ पे एक्स एन फाइनल वैल्यू है, यहाँ पे भी लास्ट वैल्यू एक्स एन है, तो ये जो कॉर्नर पे प्रोबेबिलिटी आएगी ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की आएगी। सेकंड क्या है, इन सब का जो सम होगा वो भी 1 के इक्वल होगा और इन सब का जो सम होगा वो भी 1 के इक्वल होगा। मीन्स एक्स वेरिएबल जो है वो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाता है और वाई वेरिएबल जो है वो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाएगा। सेकंड क्या कंडीशन है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये हमेशा पॉजिटिव होंगी और इनका सम जो है इन सब का सम हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये इस तरह से सम है, तो ये तो है तो प्रोबेबिलिटीज़ का ही सम ना, तो इसलिए ये 1 के ही इक्वल आएगा। सेम इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम कॉलम वाइज भी इसको 1 के इक्वल देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी ऑफ वाई एंड एच ऑफ एक्स आर कॉल्ड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। मार्जिनल क्या कहते हैं इनको, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस इनको कहते हैं। मार्जिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्जिन्स पे हैं। आप पेज पे लाइंस वगैरह लगाते हैं तो आप इस तरह से मार्जिन्स छोड़ते हैं, ऊपर भी मार्जिन्स छोड़ते हैं। तो ये जो हमने एच की वैल्यूज़ लिखी हैं ये या तो ओवर में लिखी हैं या फिर बिल्कुल राइट साइड पे लिखी हैं, तो इसी बेस पे इनको नेम दिया जाता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। जी ऑफ वाई किसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की, और एच ऑफ एक्स किसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स ये कोई भी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम एच और जी के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स को वाई है तो एक्स की अभी हमने कहा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, जी ऑफ वाई, तो इसको हम जी ऑफ वाई डॉट एच ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर तो ये इसको सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे एक्स और वाई क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये जो x और y जिनकी अभी हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट की हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। किस केस में, जब बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिवेरिएट है तो उसका क्राइटेरिया और था, ये हम बाईवेरिएट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास 3 जो हैं वो सपोज कर लें कि वो ब्लैक हैं, 2 रेड हैं और 3 ग्रीन हैं। 2 पेन्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। ये डिफरेंट कलर्स के आपके पास पेन्स हैं, इनमें से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं और गिवन क्या है, इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स। एक्स किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लू पेन्स को हमने सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। तो एक्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो कोई भी ब्लू पेन ना आए, या फिर 1 ब्लू पेन आए, या फिर 2 ब्लू पेन आए। इससे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये हमने यहाँ पे लिख भी लिया। नेक्स्ट क्या है, वाई किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेड पेन्स। नंबर ऑफ रेड पेन्स, रेड की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी इसी तरह से या तो कोई भी रेड पेन ना हो, या 1 हो, या फिर 2 हो। 2 ही हमने सेलेक्ट करने हैं और ये मैक्सिमम है भी 2 हैं। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास 0, 1, 2 आ गई, वाई की भी बाय चांस इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो भी 0, 1, 2 आ गई। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड आउट करनी है। आपको पता है ये x और y है, इट मीन्स यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी आई है वो किसकी आई है, f ऑफ 0, 0। मीन्स रेड भी आपके पास 0 हों और सेकंड ब्लू भी आपके पास 0 हों। तो ब्लू कितने हैं ये कैलकुलेट भी की हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी 0 हो, y भी 0 हो, तो आपको पता है कि बाकी जो है वो ग्रीन ही रह जाता है। और ग्रीन कितनी बॉल्स हैं, 3 में से 2 आपने चूज़ करनी है। ओवर टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने होंगे, टोटल आप अगर इन सबको ऐड करें तो 3 + 3 और +2 8 आ जाता है। 8 में से आपने 2 चूज़ करना है, तो ये आप इसके कम्बिनेशन फाइंड आउट करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, जब x भी 0 है और y भी 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई 3/28। नेक्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जब x 0 है और y 1 है। जब x 1 है और y 0 है, ये वाली वैल्यूज़ y की हैं, x 1 है और y 0 है। x 1 का क्या मतलब है कि आपके पास
जो ग्रीन बॉल्स हैं उनमें से एक है और y0 का मतलब रेड कोई भी नहीं है और रिमेनिंग ब्लू रह जाती हैं, या ब्लू में से हमने एक ले ली और रिमेनिंग जो भी आपने वेरिएबल्स को नाम दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने इनकी सिलेक्शन कर लेनी है और इस तरह से 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटीज़ आपने कैलकुलेट कर लेनी है, जिस तरह से पहले हमने की थी सिंपल वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेम उसी पैटर्न पे आपने कर लेनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब ये टेबल पूरा कंप्लीट हो जाए, अब देखिए यहाँ पे 2,2, अगर आप 2,2 की बात करें f ऑफ 2,2 तो ये भी आप फाइंड आउट, क्या ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से भी 2 ली हैं, इसमें से भी 2 ली हैं, टोटल तो 4 बॉल्स आ गई, जबकि 4 बॉल्स हमने ड्रा नहीं करनी, हमने तो 2 बॉल्स ड्रा करनी थी, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि 4 बॉल्स हमने ड्रा नहीं करनी। इसी तरह से अगर आप देखें ये 2 है तो ये 1 है, 2 इट मीन्स x हमारे पास y2 है और x 1 है, टोटल कितनी हो गई 3 हो गई। 3 बॉल्स हमने ड्रा नहीं करनी थी, हमने तो मैक्सिमम 2 बॉल्स ड्रा करनी थी, इसलिए इनकी भी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, इनकी भी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। मीन्स जो इवेंट अक्कर ही नहीं कर सकता, अक्कर ना करने का ये मतलब है कि हमने तो ड्रा 2 बॉल्स करनी थी, तो इट मीन्स उनकी प्रोबेबिलिटीज़ 0 हो गई। ये सारी आपने प्रोबेबिलिटीज़ मैम जो टेबल x और y था इसमें 1 और 2 जैसे आया, इनको प्लस करके फिर लिखना है? नहीं, प्लस करके नहीं लिखना, बेसिकली तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0 मीन्स टोटल कितनी हो गई 1 बॉल हो गई। इट मीन्स बाकी जो रिमेनिंग आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं 1 बॉल उसमें से आएगी क्योंकि टोटल 2 सेलेक्ट हमने करनी है। अब जब हम कह देंगे कि एक आपके पास y2 है और x आपके पास 1 है, इट मीन्स टोटल कितनी बॉल्स ले ली, y2 का मतलब ये है कि आप 2 बॉल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 बॉल्स आप चूज़ कर रहे हैं, और x1 का मतलब ये है कि आपने एक बॉल चूज़ कर रहे हैं। तो टोटल कितनी बॉल्स आपने सेलेक्ट की, 3 बॉल्स सेलेक्ट की, जबकि सेलेक्ट कितनी मैक्सिमम करनी थी 2 करनी थी, तो इसलिए ये वायलेट कर रहे हैं। ओके, जब ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी तो इन सब का सम जो है वो आपने रो वाइज इस साइड पे कर लेना है और कॉलम वाइज आपने यहाँ पे कर लेना है। अब इसको उसके अकॉर्डिंग नेम दे देना है, इसको इसके अकॉर्डिंग नेम दे देना है, और लास्ट में इन सब का अगर आप सम करें और इन सब का सम करें तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ये मस्ट है क्योंकि ये इसकी कंडीशन है। उसके बाद ये बस ये लास्ट ही हम करने लगे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, कि अगर आप x को जो चूज़ करें y को जो चूज़ करें और उनकी प्रोबेबिलिटी उनका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें इनका सम लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। तो अगर आप देखें x और y आपने इस तरह से चूज़ करना है कि उनका सम दोनों को अगर आप ऐड करें तो लेस देन 1 हो, तो 0 इसमें आ सकता है। 0 और 1 को अगर आप ऐड करें तो इनका सम भी 1 है, 2 और 0 को ऐड करें तो ये 2 आ जाता है, लेस देन 1 नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप कर देंगे, ये आपके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 और 0 को ऐड करें तो सम 1 है, यस ये आएगा, तो 1 और 1 को ऐड करें 2 हो जाता है, इट मीन्स ये बाकी ये दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगे। 2 की अगर आप बात करें तो पहला ही 2 + 0 2 होता है, तो ये वाला भी स्किप हो जाएगा। इट मीन्स हमने कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है, हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी को, ये वाली को और ये वाली को, इन तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि तीनों की अगर आप x और y की वैल्यूज़ देखें तो इनका सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इन सब को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास इनका जो सम फाइंड आउट कर लेंगे, ये देखें इन सब का सम करके तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको डिफरेंट वेज से पूछा जा सकता है, x प्लस वाई लेस देन 2 हो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 हो, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ तो आपने करना ये है कि जो आपने टेबल बनाया है उसमें से जिन x और y को ऐड करने से आपके पास 2 से कम आ रहा है तो वो आपने लिख लेना है। बस इतना ही हमने करना था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।